जम्मू कश्मीर ओबीसी आयोग का बढ़ सकता है कार्यकाल। ओबीसी आयोग का 2 महीने का बढ़ सकता है कार्यकाल। सिफारिशों पर पंचायत चुनाव की रूपरेखा की जाएगी तैयार। कार्यकाल विस्तार के लिए फिलहाल जारी नहीं हुआ आदेश। मशरूम सिटी कठुआ प्रदेश में कर रहा सबसे ज्यादा पैदावार। जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब में भी भेजा जा रहा मशरूम। हीरानगर और कंडी इलाकों में मशरूम उत्पादन में बने रिकॉर्ड। युवाओं के साथ साथ महिलाएं भी मशरूम उत्पादन में आगे। भारत बांग्ला तहसील के लोग उतरे सड़कों पर। जम्मू कश्मीर बैंक की शाखा खोलने की मांग तेज। बैंकिंग सुविधा न मिलने से दर-बदर हो रहे लोग। 20 से ज्यादा गांव के लोगों की नहीं हुई सुनवाई। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। पंचायतों में ओबीसी आबादी के आधार पर आरक्षण के लिए काम कर रहे 3 सदस्यीय ओबीसी आयोग का कार्यकाल बढ़ सकता है। आयोग का 31 दिसंबर 2024 को कार्यकाल समाप्त हो गया है। आयोग की आरक्षण सिफारिशों के आधार पर ही आगामी पंचायत चुनाव की रूपरेखा तैयार की जाएगी। हालांकि अभी आयोग के कार्यकाल विस्तार के लिए कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। वहीं राज्य चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर की ओर से पंचायत मतदाता सूची 2025 के लिए संशोधन प्रक्रिया जारी है। इसमें 20 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाना प्रस्तावित है। तो आपको बता दें, पंचायती चुनाव को लेकर प्रक्रियाएं लगातार जारी हैं। अलग अलग लेवल पर यह प्रक्रियाएं की जा रही हैं और सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण का मुद्दा है, जिसको लेकर पहले ओबीसी आयोग जो है वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसी के आधार पर आरक्षण तय होगा और उसके बाद चुनाव होंगे। हमारे साथ विनोद कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। विनोद जी, जम्मू कश्मीर में पंचायती चुनाव का कार्यकाल पिछले साल खत्म हो चुका है। 9 जनवरी 2024 को यह कार्यकाल खत्म हो चुका है और उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत जल्दी विधानसभा के बाद ही ये चुनाव होंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा ये जो प्रक्रिया है ये कहीं ना कहीं धीमी होती हुई नजर आ रही है। और आज जो ये खबर है कि भाई ओबीसी की जो आयोग है, जो कमेटी बनाई गई है रिपोर्ट देने के लिए, उसका कार्यकाल बढ़ा सकते हैं क्योंकि अभी वो कंप्लीट नहीं है। बिल्कुल शीतल, आपने ठीक कहा कि पंचायती राज का कार्यकाल जो है खत्म हो चुका है और उसमें जो सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, उसमें दिक्कत आ रही है। जब पंचायतें नहीं रहती हैं तो काम कहीं ना कहीं रुक सा जाता है। और कल ही पंचायत कॉन्फ्रेंस ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अल्टीमेटम दिया है सरकार को कि 90 दिनों के भीतर अगर चुनाव नहीं करवाए गए तो फिर वो प्रोटेस्ट करेंगे। अब आप बात नहीं कही आयोग की, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि ओबीसी को आरक्षण दिया जाए। वो अर्बन लोकल बॉडीज में भी है और पंचायती राज में भी है। ठीक है। वो आरक्षण देने के लिए सरकार ने एक आयोग गठित किया था। उस आयोग का टेन्योर जो है 31 दिसंबर को खत्म हो चुका है। आयोग ने ये रिपोर्ट देनी थी कि कितने प्रतिशत आरक्षण जो है ओबीसी को दिया जा सकता है। आयोग को ये भी पता करना था कि ओबीसी की जनसंख्या कितनी है। लेकिन अभी तक 31 दिसंबर तक वो इस पे बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाए हैं और ओबीसी का डाटा अवेलेबल नहीं है। और इसके चलते अभी आयोग को और एक्सटेंशन देने की बात की जा रही है। माना जा रहा है कि 2 महीने का एक्सटेंशन जो है आयोग को किसी भी वक्त दिया जा सकता है ताकि आयोग अपनी रिकमेंडेशन देगी। उसी के बाद ही, आयोग की रिकमेंडेशन आने के बाद ही पंचायती चुनाव भी होंगे और साथ साथ अर्बन लोकल बॉडीज के भी। जी शीतल। बिल्कुल विनोद जी, जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, उसकी बुनियाद पंचायत से होती है और पंचायती चुनावों के बाद जो वहां पर प्रतिनिधि आते हैं उनसे होती है। जाहिर सी बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये चुनाव करवाने, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव हो और वहां पर जो विकास का सिलसिला है वो आगे बढ़े। यहाँ पर जो आरक्षण है ओबीसी के तहत या ओबीसी के अंतर्गत, उस आरक्षण का कितना लाभ जो है वो लोगों को मिल सकता है और जो वर्गीकरण होता है, जो अलग अलग वर्ग होते हैं उनको कितना लाभ होगा, उनके सशक्तिकरण को कितना जो है वो यहाँ पर जो है वो बूस्ट मिलेगा।
बिल्कुल शीतल, आपने ठीक कहा कि हर वर्ग को अपने सशक्तिकरण का मौलिक अधिकार रहता है कि वो कैसे अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और राजनीतिक तौर पर अगर वो सशक्त होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उस पूरे वर्ग का कल्याण होता है। और ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं है। ओबीसी वर्ग लगातार इस बात को लेकर के संघर्षरत है कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी है। उस सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे ही आयोग भी गठित हुआ है। अगर आयोग की रिकमेंडेशन आती है और कितने फीसदी आरक्षण उनको मिलता है, ये उस पर निर्भर करता है कि कितना ओबीसी वर्ग कितना सशक्त होगा, ये उस पर डिपेंड करता है जो ओबीसी आयोग की रिकमेंडेशन आती है। तो मुझे लगता है कि अगर पॉलिटिकली रिजर्वेशन मिलती है तो राजनीतिक तौर पर वो वर्ग जरूर सशक्त होता है। बिल्कुल विनोद जी, जब ये कार्यकाल खत्म हो चुका था उस समय जम्मू कश्मीर में एक लोकतांत्रिक सरकार, चुनी हुई सरकार नहीं थी, लेकिन उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए, चुनी हुई सरकार बनी। अब क्या इन प्रक्रियाओं में या कुछ नियम बदले हैं, कुछ और चुनौतियां होंगी अब, या फिर सरकार के पास ही ये शक्तियां होंगी, खासतौर पर पंचायती राज सिस्टम को आगे बढ़ाना और उसको सशक्त करना? हाँ शीतल, एक बड़ी बात यह है कि 73rd और 74th अमेंडमेंट में एक बिंदु हमारे यहाँ लागू नहीं था। ठीक है। वो ये था कि स्टेट कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है, वो नहीं था। अभी रिसेंटली, इससे पहले के शर्मा थे जो एडवाइजर रहे थे, एलजी के गवर्नर के एडवाइजर थे, उनको पहला स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। अब उसके बाद बीआर शर्मा, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी टू जेएनके, वो आईएएस अधिकारी हैं, वो जम्मू से ताल्लुक रखते हैं, जम्मू प्रोविंस, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। उनको, वो इस वक्त स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं, और उनकी अगुवाई में ही, उनकी अध्यक्षता में ही ये चुनाव होने हैं, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव हो या फिर पंचायत के चुनाव हो। तो मुझे लगता है कि उनके लिए भी पहली मर्तबा एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पंचायती चुनाव करवाएगी, अपने पहली मर्तबा ऐसा होने, इसलिए उनके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि ये चुनाव किस तरीके से। लेकिन क्या सरकार का भी कोई दखल इन चुनाव में रह सकता है, इस प्रक्रिया में रह सकता है? देखिए, चुनाव में सरकार का दखल नहीं रह सकता है, लेकिन आप देखिए बीडीसी और डीडीसी चुनाव जो लास्ट टाइम हुए थे वो राजनीतिक आधार पर हुए थे, पॉलिटिकल पार्टीज के आधार पर हुए थे। उसमें कहीं ना कहीं सरकार का दखल होता है। यानी जब बीडीसी के इलेक्शन होंगे, डीडीसी के इलेक्शन होंगे, तो हर एक पार्टी चाहेगी, बीजेपी चाहेगी कि वो उनके ज़्यादा से ज़्यादा जीत के आए, एनसी चाहेगी, पीडीपी चाहेगी, कांग्रेस चाहेगी, तो उसमें सरकार का दखल हो सकता है। यूनियन गवर्नमेंट का हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट है, एनसी में 42 सीट्स एनसी की हैं, 29 सीटें बीजेपी की हैं, तो उसमें दखल हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पंचायती चुनाव को लेकर जो प्रक्रिया है वो जारी है, लेकिन यहां पर ओबीसी के आयोग जो बनाया गया था ताकि उनको आरक्षण दिया जाए, उस आयोग का काम था रिपोर्ट इकट्ठा करना, उस आधार पर ओबीसी का जो आरक्षण है वो तय होगा। हालांकि वो अभी तैयार नहीं है, और अब ओबीसी जो आयोग बनी है, ओबीसी को लेकर, आरक्षण को लेकर जो आयोग बना है, उसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इधर मशरूम सिटी बनने के साथ ही कठुआ बटन मशरूम उगाने में प्रदेश का नंबर 1 जिला बन गया है। जम्मू और कश्मीर में ही नहीं, पंजाब के इलाकों में भी यहां से मशरूम भेजा जा रहा है। 5 सालों में जिले ने 1800 क्विंटल मशरूम उत्पादन को सालाना 10,000 क्विंटल तक पहुंचाया है। वर्तमान में जिले के मशरूम उत्पादक 10 करोड़ से अधिक की उपज बेच रहे हैं। कठुआ, हीरानगर और कंडी के इलाकों में मशरूम उत्पादन में पिछले 5 वर्ष में रिकॉर्ड बनाए हैं, और पढ़े लिखे युवाओं के साथ साथ महिलाएं भी मशरूम उत्पादन में आगे आई है। खास बात यह है कि जिले में 1100 किसान मशरूम की खेती से जुड़े हैं, और बढ़ती मांग के बीच इनका कारोबार लगातार बढ़ रहा है। मशरूम की खेती और मशरूम की खेती का फायदा कठुआ वासियों को मिल रहा है, और प्रदेश में कठुआ इस वक्त मशरूम की खेती में सबसे आगे है, यानी मशरूम के उगाने के नंबर में सबसे आगे आता है। और यही वजह है कि वहां पर मशरूम की खेती जितनी बढ़ेगी उतनी मांग बढ़ेगी, और जब मांग बढ़ेगी तो वहां पर रोजगार भी बढ़ेगा। रंजीव मेहता हमारे सहयोगी कठुआ से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रंजीव, ये बहुत अच्छी बात है कि कठुआ जो है वो एक बहुत बड़ा जिला बना है, नंबर 1 जिला है जहां पर मशरूम की उपज, मशरूम की खेती हो रही है। हाँ बिल्कुल शीतल, मैं बताऊं कि मशरूम की खेती को लेकर लोगों को काफी पिछले 1 दशक से लोग लगातार जागरूक हो रहे थे और छोटा छोटा कारोबार अपने घर में कर रहे थे। और इसके बाद विभाग ने जब से जो नई स्कीमें आई हैं, चाहे HADP की स्कीम के अंतर्गत हो या दूसरी स्कीमें जिसके
प्रोत्साहन मिलने के बाद लोगों ने इस कारोबार में अपनी रुचि काफी दिखाई है और इसमें काफी फायदा मिल रहा है, क्योंकि कम लागत में ज्यादा मुनाफे वाला काम ये बना है। और कई पढ़े लिखे युवा, इवन के कठुआ की बात करूं तो वहाँ के एक एमबीए युवा जो होते हैं इलाके के, वो बाहर जाकर मल्टीनेशनल कंपनियों में अपनी सेवाएं देते हैं। पर उस एमबीए युवा जिसका नाम अरुण शर्मा है, उसने अपने घर में ही सबसे पहले ये काम शुरू किया ट्रायल के तौर पर। जब उसे पता चला कि इसके लिए मार्केट बिल्कुल उपलब्ध है, क्योंकि पंजाब बिल्कुल पास है कठुआ के, और जो मशरूम है वो कठुआ से पंजाब की तरफ ही ले जाई जा रही है और वहाँ पर काफी मांग है इसकी। तो उन्होंने इतना बड़े लेवल पर काम कर दिया, आज उसकी वो सालाना 50 लाख से ऊपर हो चुकी है और 25 से 30 क्विंटल जो टन है जो वो मशरूम की पैदावार कर रहे हैं। तो इसी के चलते काफी किसान, जो कठुआ की बात करूं, चाहे हीरानगर का इलाका हो, जितना भी मैदानी इलाका है, कंडी का इलाका है कठुआ जिले का, तो वहाँ पर लगातार किसान मशरूम की खेती में अपनी रुचि दिखाकर काफी बिल्कुल। लेकिन रंजीव, कहाँ कहाँ इसकी सप्लाई हो रहे रही है, क्योंकि पंजाब भी सटा हुआ इलाका है, दूसरा राज्य है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ क्या पंजाब में भी ये चीजें सप्लाई हो रही हैं? बॉर्डर का इलाका है कठुआ। बिल्कुल बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है। मैंने बताया कि जो कठुआ के लोग हैं, वो जैसे अरुण शर्मा जो एमबीए के स्टूडेंट हैं, वो स्टूडेंट रहे और जिन्होंने एमबीए की हुई है, वो उनका कहना है कि वह पंजाब को सप्लाई करें, क्योंकि 30 टन तक उनकी पैदावार है हर साल और वह पंजाब की तरफ इसको रखते हैं। जम्मू कश्मीर से पंजाब की तरफ से मशरूम का जाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और कृषि विभाग की बात करूं, कृषि विभाग के अधिकारी, चाहे चीफ एग्रीकल्चर अधिकारी हो या दूसरे अन्य अधिकारी, जहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी, सबकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। पिछले 5 सालों में जहाँ 1800 क्विंटल तक इसकी पैदावार हुई और अब इस साल में 10,000 क्विंटल तक ये पहुंच गई। ये एक रिकॉर्ड है और प्रदेश में सबसे अधिक मशरूम पैदा करने वाला कठुआ। रंजीव, जाहिर सी बात है, जिले का पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा जिला बना है, नंबर 1 पर है। लेकिन सबसे बड़ी भूमिका मैं संबंधित विभाग की बात करूं तो कितनी भूमिका अभी विभाग निभा रहा है? क्योंकि बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो धरातल पर आती हैं, लोगों के लिए आती हैं, खेती बाड़ी के लिए भी आती हैं। तो क्या इससे संबंधित विभाग इस पर काम कर रहा है, चाहते हैं कि और ये ज्यादा आगे बढ़े, इसका उत्पादन बढ़े और इससे तो जिले को फायदा होगा? बिल्कुल शीतल, मैं बताऊं, क्योंकि 1100 लोग जो हैं, जिनमें महिलाएं हैं, या किसान जो जिनमें महिला है, युवा है, वो इस धंधे से जुड़ गए हैं पिछले 5 सालों से। और सारी जो उपलब्धि है वो विभाग की है, कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र की है। क्योंकि कृषि विभाग की तरफ से लगातार लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा था और जिसके चलते जो बेरोजगार युवा थे, महिलाएं थी, जहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले थे, उनको प्रोत्साहित किया गया। शेड के लिए 75,000 रुपए की जो सब्सिडी दी गई है, 75,000 रुपए पहले ही दिया जाता है उनको शेड बनाने के लिए। और उसके साथ समय समय पर उनको जानकारी दी जाती है कहाँ से बीज लें, कहाँ से उनको ये जो 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 बैग इसके बनाए जाते हैं, जिसके खाद के, वो भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं सब्सिडी पर। और जिसके चलते काफी प्रोत्साहित और समय समय पर उनको ट्रेनिंग कार्यक्रम भी किए जाते हैं, जिसके चलते आज इस मुकाम पर ये काम पहुंच चुका है। और लोगों को चाहिए कि और युवा भी इस काम में आगे आए, क्योंकि तो क्या रंजीव, अब कठुआ एक मिसाल भी बन गया है जम्मू कश्मीर के लिए मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में, और एक मिसाल के तौर पर बाकी जो जिले हैं वो भी ये सबक ले सकते हैं, एक मैसेज ले सकते हैं कि भाई कहीं से भी काम शुरू किया जा सकता है। सरकारी नौकरियां तो है नहीं, लेकिन कामकाज के बहुत सारे तरीके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक महिला, युवा महिला है पल्ली गांव की शक्ति देवी, जिसको जो कर्तव्य पथ है, जो 26 जनवरी को बुलावा आया है उसको, उसने मात्र 400 बैग से शुरू किया था ये काम। आज उसकी सालाना इनकम जो है 4 लाख से ऊपर चली गई है, एक महिला अकेली की। और उसके साथ 40 महिलाएं और उनके गांव के आसपास की महिलाओं ने ये काम शुरू कर दिया है, उनसे प्रेरणा लेकर। और उन्हें सरकार की तरफ से प्रोत्साहित भी किया जाएगा और 26 जनवरी पर, गणतंत्र दिवस पर, उनको दिल्ली में की परेड में बुलाकर वहां पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो इस तरह की जो मिसालें हैं ये लोगों को प्रोत्साहित करती हैं और युवाओं को, जिनको सरकारी नौकरी अभी नहीं मिल रही है, अपना काम कम लागत पर और ज्यादा मुनाफे वाला ये काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लॉसेस की संभावना बहुत कम है।
बिल्कुल रंजीव, ये बताइएगा जिले में जो युवा हैं उनका रुझान किस तरह का है इस तरफ, खासतौर पर मशरूम जी की खेती को लेकर या मशरूम उत्पादन को लेकर? एक बार प्रश्न फिर से दोहराइए। देखिए, युवाओं का कितना रुझान है? हाँ, युवाओं की बात करूं, खासकर मैं हम्म। अपने इलाके की बात करूं, इस कठुआ जिले के हीरानगर हो, चाहे कठुआ हो या कंडी का इलाका हो, तो युवाओं में ऐसे कामों को लेकर काफी उत्साह है। और विभाग के लोग उनके साथ संपर्क में रहते हैं हर साल। जो इसकी पैदावार बढ़ रही है उसका मुख्य कारण यही है कि युवा जो है वो इस काम में काफी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और मशरूम की जो खेती है, इसकी मांग इतनी ज्यादा है कि इसको अभी तक पूरा जम्मू कश्मीर में भी पूरा नहीं किया जा रहा है। हम्म। तो इसके अगर और संभावनाएं इस काम के लिए हैं, हम्म। अगर युवा इसके आगे आएंगे तो वह भी अपने आप को आर्थिक रूप से संपन्न कर सकते हैं। रंजू, एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या सरकार चाहे या अलग अलग जिलों के प्रशासन चाहे या जम्मू कश्मीर प्रशासन चाहे तो क्या इसको और भी बढ़ावा दे सकता है, कठुआ से दूसरे जिले तक, फिर दूसरे जिले तक, हर जिले में ये हो और पूरे राज्य के लिए, पूरे प्रदेश के लिए ये एक ढांचा बने जिससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा बिल्कुल। और अगर इसकी सप्लाई भी होगी? बिल्कुल शीतल, अगर इसको अन्य जिलों में भी प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि ठंड का इलाका हो और वहां पर इसको एक बंद कमरे के अंदर पैदा किया जाता है, तो हर जगह ये पैदा की जा सकती है। दूसरे जिलों के में भी सांबा की बात करूं तो वहां पर ये काफी संभावना है। वहां से भी काफी किसान जो है वो जम्मू की मंडियों तक पिछले एक दो दशकों से काम में लगे हुए हैं। बॉर्डर इलाके की बात करूं तो एक पूरा गांव है वो भी सांबा जिले का, वो भी मशरूम की खेती करते हैं। और सारे लोग एक सामूहिक तौर पर एक गाड़ी में भरकर जो है वो जम्मू की मंडी तक पहुंचाते हैं। ठीक। तो वहां से भी प्रेरणा लेकर लोग आगे आ सकते हैं। और दूसरे जिलों में भी जैसे जम्मू, उधमपुर या अन्य जो जिले हैं, पहाड़ी जिले हैं, वहां पर भी इस काम को लोग करेंगे तो विभाग जो है उनकी लगातार मदद करता है और जितनी भी सरकारी योजना है उनका लाभ भी मिल सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव, हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए, लोगों को अपडेट करने के लिए। अब जरा आगे बढ़ेंगे, अब बात डोडा की करेंगे। डोडा की भारत बागला तहसील में जम्मू कश्मीर बैंक की शाखा न खोले जाने के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इस तहसील के अधीन आने वाले 20 से ज्यादा गांव के लोगों को बैंक की सुविधा न मिलने से इनका गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा है। बागला गांव में ट्रामा सेंटर, तहसील व पटवार कार्यालय के अलावा कई स्कूल व कारोबारी अदारे होने के बावजूद भी इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। हर एक शख्स यहां से डोडा। तो आपको बता दें, ये जो लोग इकट्ठा हुए हैं ये डोडा के एक इलाके के लोग हैं जिनकी शिकायत है कि वहां पर कई सारे गांव हैं, बहुत सारे मात्रा में लोग रहते हैं, लेकिन उनके लिए कोई बैंक की शाखा नहीं है, जिस वजह से इन्हें डोडा तक पहुंचना पड़ता है या फिर कहीं जहां पर बैंक की सुविधा है वहां पर पहुंचना पड़ता है। ये इनकी मांग है कि वहां पर बैंक की सुविधा दी जाए। वसीम हमारे साथ फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हैं। वसीम, ये कहां का इलाका है और लोगों की क्या क्या मांगे हैं, क्योंकि बुनियादी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं वहां पर? बिल्कुल शीतल, देखिए ये जो भरत बगला के इलाका है, डोडा हेडक्वार्टर से लगभग 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। और लोगों का मानना है कि बेसिक फैसिलिटीज के लिए इन लोगों को आज भी 21वीं सदी में इनको लोगों को तरसना पड़ता है। देखिए, जहां तक इनका मानना है, कल इन लोगों ने रास्ते पे प्रोटेस्ट किया। इनका ये साफ तौर पे कहना है जो ओल्ड एज पेंशन लोगों को लेनी पड़ती है, जो बुजुर्ग लोग हैं, इनमें आप देख सकते हैं तस्वीरों में वो लोग भी मौजूद है, बुजुर्ग लोग मौजूद है, बच्चे मौजूद है, और खास करके जो बिजनेस के साथ बच्चे जुड़े हुए हैं वो लोग भी सड़कों पे आए। उनका ये मानना है कि जो ओल्ड एज पेंशन के लिए उनको जिला डोडा आना पड़ता है, इतना लंबा सफर करके, और ओल्ड एज पेंशन को यहां से उनको हासिल करना पड़ता है। और बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें यह कि सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको डिजिटल जमाना है, उन लोगों को ट्रांजैक्शन ऑनलाइन नहीं कर पाते और ना ही किसी से ऑनलाइन वो पैसे ले सकते हैं। तो बैंक का उनका वहां होना काफी ज्यादा जरूरी था। और पहले भी इन लोगों ने वहां पे जब डिमांड की, आश्वासन उनको दिया गया, तहसीलदार या बाकी सारे लोग, उन लोगों को आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द आपकी जो भी जेन्युइन डिमांड है उसको पूरा किया जाएगा। तो इन लोगों ने फिर से एक बार रास्ते को बंद किया कुछ देर तक, और अपील सरकार से की, एडमिनिस्ट्रेशन से की है, क्योंकि वहां पे होना काफी ज्यादा जरूरी है, बैंक की ब्रांच होना वहां पे काफी ज्यादा जरूरी है। और वक्त की जो सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उन लोगों को उम्मीद है, उन लोगों का ये भी मानना है जो किसान, पीएम किसान की जो स्कीम है
उसका लाभ भी ये प्रॉपर तरीके से नहीं ले पा रहे हैं, उसकी ठीक है। ट्रांजैक्शन ये लोग सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे बिल्कुल, उम्मीद है आने बहुत वाले सारी टाइम में इन लोगों चीजें की हैं जो भी जायज और डिमांड है। जो इनके लिए जरूरी हैं, लेकिन अब मुझे ये बताइएगा इस इलाके में कितनी आबादी है, कितने लोग रहते हैं और आज तक क्या इस मुद्दे पर बातचीत नहीं हुई, और अगर हुई तो क्या आगे तक नहीं पहुंच पाई? शीतल देखिए, बड़ा अहम है। 15,000 के करीब इन लोगों का मानना है कि वहां उस इलाके में घर है, क्योंकि ये तहसील है, बड़ा एक इलाका है और कई सारे लीडर उस इलाके के रहने वाले हैं जिन्होंने आज तक इन लोगों की बात को सामने नहीं रखा। तो अब जो है उम्मीदें कई सारी हैं, जिस तरह से सरकार बनी हुई है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और खास करके जो डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे बैठते हैं उनसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। और मुझे लगता है कि इस खबर के बाद टीम को भी वहां पे भेजा जाएगा और जल्द से जल्द उस इलाके के अंदर इस ब्रांच को खोला जाएगा। देखिए, लेकिन ये होना वसीम, बड़ी काफी बात ज्यादा यह है जरूरी कि आज तक इस क्योंकि पर कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? क्यों रूरल एरियाज को जो है वो नजरअंदाज किया जाता है, दूर दूर के इलाकों को नजरअंदाज किया जाता है? देखिए शीतल, देखिए बड़ा अहम है। आप किश्तवाड़ के अंदर जाइए, आप भद्रवाह के अंदर जाइए, डोडा के अंदर आइए, आप सिस्टम में हर जगह आपको इसी तरह की खराबी देखने को मिलेगी। और खास करके मैं डोडा की बात करूं, बेसिक फैसिलिटीज के लिए लोगों को जो आश्वासन दिए जाते हैं वक्त के टाइम और अब की टाइम आप देख लीजिए, जहां पे लोग सड़कों पे आ रहे हैं छोटी छोटी चीजों के लिए। तो मुझे उम्मीद है चाहे स्कूल को लेके, बिजली को लेके, पानी को लेके या बैंक की ब्रांच को लेके लोग जहां पे सड़कों पे आते हैं, तो इस तरह की दिक्कत नहीं आज के टाइम में लोगों को होनी चाहिए थी। तो मुझे लगता है अगर इस तरह की दिक्कत लोगों की है, लोगों की ग्रीवेंस इस तरह की है, तो एडमिनिस्ट्रेशन इसका बीच का रास्ता निकालने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस बात को सुना जाएगा और इनको राहत की सांस मिलनी चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम, ये तस्वीरें दिखाने के लिए और इन लोगों का जो वहां पर मुद्दे हैं वो सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए। एक और खबर है डोडा से ही। डोडा मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर एक सड़क के निर्माण को लोगों ने रुकवा दिया है। मामला चिराला तहसील से सामने आया है, जहां पुनेजा से कोठीबाला तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही 6 किलोमीटर सड़क का पुनेजा के लोगों ने जमीनों का मुआवजा न मिलने का आरोप लगाते हुए यह काम बंद करवा दिया है। अभी तक मात्र 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण ही हो पाया है और अब यह निर्माण विवादों में घिर गया है। हालांकि कोठीबाला के लोगों ने पुनेजा के लोगों पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए यह काम जल्द दोबारा शुरू करने की मांग उठाई है। तस्वीरें हैं सड़क निर्माण को लेकर। विकास पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। विकास, क्या पूरा जरा मामला है, जरा समझाइएगा और क्यों इस काम को रुकवाया गया है? जी शीतल, ये चिराला तहसील के अंदर आता है, जहां पर पुनेजा से कोठीबाला के लिए एक सड़क का निर्माण हो रहा था। लगभग 7 से 8 साल पहले इस सड़क का निर्माण वहां से पीएमजीएसवाई के तहत लगभग 1 किलोमीटर ये सड़क बन जाती है। उसके बाद यहाँ पर क्योंकि उस टाइम ब्लॉक की तरफ से इतनी किलोमीटर सड़क आती थी, उसके बाद यहाँ के लोग चाहते थे कि इस सड़क का सर्वे जो है कोठीबाला तक किया जाए, जिसकी लंबाई लगभग 5-6 से 7 किलोमीटर है। और ऐसे में वहां के लोग काफी दिक्कत का सामना कर रहे हैं, चाहे फिर वो स्कूल के बच्चे हों या आम इंसान हो, क्योंकि उनके स्कूल के बच्चों को 8वीं के बाद या तो फिर चिराला आना पड़ता है हाई सेकेंडरी के लिए, या तो हाई स्कूल के लिए 1.5 घंटे का सफर दूर करना पड़ता है। तो क्या इन्हें मुआवजा नहीं दिया गया था, उसी वजह से ये इस तरह से काम रुकवा रहे हैं? ये तो एक लोगों के लिए ये सड़क बन रही है, ये गांव गांव तक पहुंचेगी, तब जाके लोग कनेक्ट होंगे, उनकी जो सुविधाएं हैं वो और भी ज्यादा आसान हो जाएंगी। देखिए शीतल, पुनेजा से जब ये सड़क शुरू हुई थी तो ब्लॉक की तरफ से बनाई गई थी लगभग 1 किलोमीटर के आसपास, और वहां पर इस सड़क को रोक दिया गया था, क्योंकि लोगों का कहना था कि हमें सड़क का मुआवजा मिलना चाहिए। जो पुनेजा के लोग रहने वाले हैं वो भी चाहते हैं कि अगर कोई सड़क यहाँ से बन रही है हमारे खेतों से या हमारे घरों से होकर किसी दूसरे गांव के लिए जा रही है, लेकिन काफी लंबा समय हो गया है, लगभग 6 से 7 साल बीत चुके हैं, अभी तक कोई भी सर्वे टीम वहां पर नहीं पहुंची है, कोई भी वहां के लोगों की सुनवाई नहीं है। क्योंकि वहां पर जो एमएलए है यानी भाजपा के दिलीप सिंह परिहार, उन्होंने काफी बार जितने भी इलेक्शन हुए हैं काफी बार वहां के लोगों को आश्वासन दिया है, और काफी दूर दराज एरिया है जहां पर बर्फबारी होती है, वहां के लोगों के साथ इस तरह का आश्वासन दिया था कि आपकी सड़क का सर्वे किया जाएगा और जल्दी से इसे पूरा किया जाएगा। लगभग 3 इलेक्शन हो चुके हैं उनके, लेकिन अभी तक फिलहाल उन्होंने इस पे कोई भी ध्यान नहीं दिया है, और वो चाहते हैं कि कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज पर ध्यान दे और सड़क से हम जुड़े रहें, ताकि कोई भी बीमार हो या हमारे कितने लोग प्रभावित हैं अगर ये काम नहीं होता है? क्योंकि ये एकमात्र जरिया है, गांव और शहर के बीच का एक माध्यम है जिसे जोड़ा जाता है, जहां से काफी सारी चीजें होती हैं, लेकिन अगर नहीं बनेगा तो कितने सारे लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं? लगभग 1,500 के आसपास वहां पर कोठीबाला में ये आबादी है, और
जनता पूछ रही है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से। एक तरफ से आप दावे कर रहे हैं कि गांव के लोगों को शहर के साथ कनेक्ट किया जाए, लेकिन जहां पर लोगों को आज भी अगर 1.5 या 2 घंटा पैदल चलने के बाद अपने घर तक पहुंचना है जंगल से होते हुए, इतना बड़ा रिस्क लेकर, लेकिन बड़े लोग तो चल सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को जिनको स्कूल जाना है या फिर किसी और ओल्ड एज वाले लोगों को पेंशन के लिए जाना है, तो ऐसे में जंगल का सफर काफी दूरी होता है। तो यहाँ के लोग चाहते हैं कि कम से कम इन चीजों पर ध्यान दिया जाए और हमारे बारे में भी सोचा जाए, ताकि आने वाले समय में हम लोगों को भी दिक्कत का सामना न करना पड़े, क्योंकि सिर्फ हम लोगों को वोट के टाइम पर इस्तेमाल किया जाता है, बाकी टाइम हमें कोई पूछने तक नहीं आता है। तो काफी बार यहाँ पर बैक टू विलेज भी हुआ है जहाँ पर टीमें पहुंची है, लेकिन किसी ने भी सही फीडबैक यहाँ के गांव के लोगों का नहीं पहुंचाया कि इस तरह का कोई गांव है जहां पर इतनी आबादी रहती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। विकास हमारे साथ बने हुए थे जिन्होंने बताया कि बैक टू विलेज कार्यक्रम हुए, बहुत सारे कार्यक्रम हुए, लेकिन उसके बाद भी इस सड़क निर्माण को लेकर वहां पर कोई रास्ता साफ नहीं हुआ, कोई हल नहीं हो पाया। फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।